हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में गिद्धों की संख्या लगभग 99.9% गिर चुकी है तो शायद जानकर आपको आश्चर्य हो, लेकिन आपका यह आश्चर्य एक चिंता में बदल जाएगा जब मैं आपसे कहूं कि इस गिरती हुई जनसंख्या के कारण लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु भारत में हर वर्ष हो रही है। तो यह चिंता कहीं ना कहीं वाजिब है और इसका कारण कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्वों का उपयोग करा जा रहा है जो कहीं ना कहीं पूरे पारिस्थितिक तंत्र को, पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक आपने जरूर कभी ना कभी इस प्रकार के जेल्स का उपयोग करा होगा। ये पेन मैनेजमेंट जेल्स कहलाते हैं, पेन रिलीफ जेल कहलाते हैं और बड़े स्तर पर भारत में इसका उपयोग भी करा जाता है, इसकी मार्केटिंग भी करी जाती है। किसी एक ब्रांड या किसी एक संस्था के द्वारा नहीं, अपितु एक पूरी सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स में एक ऐसे पदार्थ का उपयोग होता है जिससे गिद्धों पर नकारात्मक प्रभाव आता है। मैं मानकर चलता हूं कि आपको इसके बारे में पता है, लेकिन इसका कनेक्शन, इसका संबंध सीधा भारत में 1 लाख लोगों की मृत्यु हर साल से है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली ये पूरा केस क्या है और कैसे ये इफेक्ट करता है। यहां पर आप पाएंगे कि गिद्धों की जनसंख्या के बारे में एक अध्ययन जो है वो भारत में करा गया। इस अध्ययन में जो टीम थी उन्होंने 1994 के बाद से जो आंकड़े हैं उन्हें इकट्ठा करा, कई जिलों का अध्ययन करा गया। यहां पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। आप पाएंगे कि भारत में जो गिद्ध पाए जाते हैं, ये गिद्ध वास्तविकता में पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में और खासकर भारत, पाकिस्तान और नेपाल के एरिया में जो है इनका विस्तार देखने को मिलता है। यहां एक चीज रिमार्केबल है जिसे आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि 1990 के दशक के बाद से लगातार भारत में ही नहीं विश्व में भी गिद्धों की जनसंख्या में कमी आई थी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लगभग 99% गिद्धों की संख्या जो है वो कम हुई थी। और इसका जो मेन कारण है, यहां ध्यान दें तो एक ड्रग का नाम लिखा हुआ है, शायद आप इससे जरूर परिचित होंगे। इस ड्रग को कई बार एडवर्टीजमेंट में भी कोट करके बताया जाता है दैट इस ड्रग में या इस जेल में डाइक्लोफिनेक का उपयोग करा गया है, जो एक पेन रिलैक्सेंट है। यहां ध्यान दीजिए कि ये जो ड्रग है जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज डाइक्लोफिनेक। ये ड्रग वास्तविकता में पशुओं को दी जाने वाली ड्रग थी। आज के समय ये जेल्स में भी खासा उपयोग होती है और ये जो ड्रग है जब किसी पशु को लगाई जाती है तो उस पशु की मृत्यु के पश्चात उस ड्रग को बॉडी के फॉर्म में, एक डेथ बॉडी के फॉर्म में एक वल्चर अर्थात एक गिद्ध उसे कंज्यूम करता है। इससे गिद्धों में नकारात्मक प्रभाव आता है और कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि भाई किसी पशु की, किसी कैटल की मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम परिणाम यह होता है कि वो जो गिद्ध हैं उसकी डेड बॉडी को जो है वो डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। ये वो सिस्टम है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। किसी पशु की मृत्यु के पश्चात उसे डाइजेस्ट करने का काम हमारे वल्चर करा करते थे, जो आज के समय सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो चुकी है इनका नंबर। अब यहां पर अध्ययन में बताया गया कि 1994 के बाद से जो स्थिति है, जिन जिलों में, जिन स्थानों में गिद्धों की संख्या बेहद स्तर तक गिरी, उन स्थानों का 1994 के पहले और 1994 के बाद जो डेथ रेट है ह्यूमंस का, खासकर डिजीजेस के कारण, उसमें सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिला है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है बेसिकली, जो कि नियर अबाउट 4% का है। हो सकता है कि आप इस नंबर को देखकर ये सोचें कि ये 4% बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है, बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं है नंबर में, लेकिन मैं आप सभी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो 4% है ये 150 करोड़ जनसंख्या में हर एक स्थान के लिए इंडिकेट करता है और ये जो नंबर इंक्रीज है ये लगभग हर साल 1 लाख लोगों की मृत्यु का है। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं 2 प्रश्न आ रहे होंगे। पहला प्रश्न वो ये कि गिद्धों की संख्या डाइक्लोफिनेक से कैसे कम हो रही है, और अगर गिद्धों की संख्या डाइक्लोफिनेक से कम हो भी रही है तो इससे मानव की जनसंख्या या फिर मानव के स्वास्थ्य पर कैसे नकारात्मक प्रभाव आ रहा है। तो आइए जरा चर्चा करते हैं इस बारे में। सबसे पहले तो यह जान लें कि जो डाइक्लोफिनेक ड्रग है, यह ड्रग दी जाती है कैटल्स को और फिर उन कैटल्स की मृत्यु के पश्चात इस ड्रग को कंज्यूम करते हैं वल्चर्स। और डियर, जब वल्चर इसे एक्सेसिवली कंज्यूम करते हैं इस ड्रग को, जो कि इनडायरेक्टली है,
हर एक डेड बॉडी के अंदर वृहद मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में आपको देखने को मिलता है डाइक्लोफिनेक, और यह डाइक्लोफिनेक अंततः जाता है वल्चर के शरीर में, और यह वल्चर की इम्यूनिटी को और इसके ओवरडोज से वल्चर्स की जो लाइफ स्पान है, अर्थात जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की, यह कम होने लगती है और इनकी संख्या में कमी आने लगती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो डाइक्लोफिनेक के ओवरडोज के कारण वल्चर्स की डेथ हो जाती है, और यह ओवरडोज ऑब्वियसली इस कारण से है क्योंकि जो उनका फूड है, अर्थात जो डेड बॉडीज हैं, उसमें डाइक्लोफिनेक का परसेंटेज हायर होता है। अर्थात कंक्लूजन यह है कि डाइक्लोफिनेक के उपयोग से वल्चर्स की संख्या कम हो रही है। अब यहां तक की स्टोरी हमें क्लियर है, पर यहां बीच में एक ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट यह है कि भाई जब वल्चर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो मानव कैसे इससे प्रभावित हो रहा है। तो आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। सोचिए इस बात को कि जब किसी स्थान पर किसी कैटल की मृत्यु हो जाती है तो अंततः उस कैटल का क्या होता है। अगर सामान्य स्थिति की मैं बात करूं तो इस स्थिति में उस कैटल को जो वल्चर्स हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, उनकी बॉडी को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और यहां मैं ध्यान दूं आपको एक बात का, याद रखिए कि जो कैटल्स हैं इनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके लिए ह्यूमंस में कोई इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन वल्चर्स चूंकि डेड बॉडी को कंज्यूम करने के लिए ही विकसित हुए होते हैं। आप पाएंगे कि जब ये डेड बॉडी को कंज्यूम करते हैं, इस समय इन जीवों के अंदर उपस्थित जो एंजाइम्स हैं, इन जीवों के अंदर उपस्थित जो सिस्टम है, वो इन वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहां ध्यान दीजिए, जब वल्चर्स की पॉपुलेशन में 99.9% का डिक्लाइनेशन होगा कुछ स्थानों पर, तो वहां पर जो डेड बॉडीज हैं क्या वो आना बंद हो जाएंगी? आंसर इज नो। डेड बॉडीज तो आएंगी डियर, पर अब उस डेड बॉडी को एंड टाइम पे डाइजेस्ट करने का काम वल्चर नहीं, अदर एनिमल्स करेंगे, जहां मंकी, जहां डॉग्स, जहां अदर जो है वो जीव आते हैं। और ये जो जीव हैं, याद रखिए कि इन जीवों के कंज्यूम करने पर वो वायरसेस खत्म नहीं होंगे जो वायरसेस उस कैटल की बॉडी में उपस्थित हैं। अब मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा एक वायरस का। शायद आप सभी ने लाइफ में कभी ना कभी इस वायरस का नाम जरूर सुना होगा। इस वायरस को कहा जाता है रेबीज वायरस। और याद रखिए, ये जो वायरस है, इस वायरस को जब किसी बॉडी में, किसी कैटल की बॉडी में सामान्यतः प्रेजेंट माना जाता है, इस बॉडी को जब वल्चर कंज्यूम करता है तो इस वायरस को वो नष्ट कर देता है। परंतु आप पाएंगे कि जब इस बॉडी को कोई अदर जीव कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में यह वायरस प्रवेश कर जाता है। अब जैसे जैसे वल्चर की संख्या कम होगी, उस डेड बॉडी को खाने वाले अन्य जीवों की संख्या बढ़ेगी। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा डॉग्स का, कैट्स का। अब इनकी संख्या जब लोकल स्तर पर बढ़ेगी, तब आप पाएंगे कि धीरे धीरे मानव पशु संघर्ष बढ़ेगा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, डॉग बाइट के केसेस बढ़ेंगे, और डॉग बाइट के केसेस बढ़ने से जो रेबीज के केसेस हैं उनकी संख्या में भी लगातार वृद्धि होगी। अर्थात ह्यूमंस में ज्यादा रेबीज वायरस और ऐसे बहुत सारे वायरसेस जो बीमारी फैला सकते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो बीमारी फैला सकती हैं, ये ह्यूमंस के इंटरेक्शन में, ह्यूमंस के संपर्क में आती है, और इससे ह्यूमंस में बहुत सारी डिजीजेस फैलना स्टार्ट होती हैं। रिमार्केबल है रेबीज वायरस, जहां पर हर एक कैटल की बॉडी में यह उपस्थित होता है सामान्यतः, और इसे जब वल्चर कंज्यूम करता है तो प्रकृति के बनाए हुए इस ब्यूटीफुल सिस्टम से वो वायरस समाप्त हो जाता है। लेकिन जब हम इंटरफेयर करते हैं, डाइक्लोफिनेक का उपयोग कैटल्स में करते हैं, वो डाइक्लोफिनेक के कारण गिद्ध की मृत्यु होती है, तो डियर वो वायरस सिस्टम में रह जाता है, और ये वायरस धीरे धीरे करके प्रोपोगेट करते हुए अदर एनिमल्स तक पहुंचता है। वो एनिमल्स जो इस डेड बॉडी को खाने के लिए इवॉल्व नहीं हुए थे, पर चूंकि अब वो डेड बॉडी अवेलेबल है, वो एनिमल उसे कंज्यूम करता है, उनकी संख्या में भी वृद्धि होती है, और कहीं ना कहीं वो वायरस से इन्फेक्टेड ये जो एनिमल्स हैं, जब ये ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं या इनका ह्यूमंस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, डॉग बाइट के केसेस होते हैं, तो ये वायरसेस ह्यूमन बॉडी में पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रेशियो होता है भारत में डेथ रेट इंक्रीज करने के लिए। एक गंभीर समस्या है, और इस समस्या का समाधान है डाइक्लोफिनेक के यूज को मिनिमाइज करना, और शायद इसका समाधान यह भी है कि हमें वल्चर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए कहीं ना कहीं वर्क करने की आवश्यकता है। याद रखिए कि ऐसे मुद्दों पर अगर आम जनता, यानी कि आपके जैसे सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स और अदर लोग इस पर अगर चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह डिस्कशन नेशनल लेवल के डिस्कशन तक पहुंचता है।
जब तक ऐसे डिस्कशंस, ऐसे इश्यूज हमारी सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं करे जाएंगे, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और इस पर चर्चा इसलिए भी खासकर नहीं है बिकॉज इसमें अवेयरनेस की कमी है। अ बिग इशू, अ बिग कंसर्न एंड अ सीरियस टॉपिक फॉर आईएएस एस्पिरेंट्स। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डियर आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, अर्थात वो बैचेस जो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की हमारी तैयारी कराते हैं, उनमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और इवन जो कक्षाएं हैं 18 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। आप लेट हो रहे हैं आपकी सीरियस तैयारी के लिए। अगर आप चाहते हैं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपका फाइनल और सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो तो डियर ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन बैचेस में ना केवल आपके 3 की डेली क्लास के माध्यम से आपके पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा, बल्कि इन क्लासेस के माध्यम से आप पाएंगे कि आपको सक्सेस रेशियो अपने इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा इस पूरी जर्नी का। यहां मैं आपको इंडिकेट कर दूं, ये बैचेस केवल सिलेबस कंप्लीट के लिए नहीं अपितु आपके सक्सेस के लिए लेकर आए हैं एसआईपी प्रोग्राम, जो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है। यानी कि जब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देने जाएंगे उसके बाद आपकी तैयारी और भी ज्यादा हार्ड, और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर, और भी ज्यादा रॉक सॉलिड हो, इसके लिए प्री के एग्जैक्टली प्रायर आपका एक जो है प्रोग्राम स्टार्ट करा जाएगा, जो क्रैश कोर्स होगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड होगा। प्री का सिलेबस आपको दोबारा पूरा पढ़ा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का आपको फायदा मिलेगा। और टेक्निकली मैं आपको बता दूं, ये बैचेस सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए फ्री हैं। फ्री कैसे हैं तो याद रखिए, जब आप इन कोर्सेज का पार्ट बनते हैं और एसआईपी सुविधा का फायदा उठाते हैं, पूरा सिलेबस को ठीक से तैयार करते हैं, तब के केस में आप पाएंगे कि आपको प्री क्वालिफाई करने का कॉन्फिडेंस होगा और डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर भी पाएंगे। प्री क्वालिफाई करते ही स्टडी आईक्यू आपको आपकी पूरी फीस रिफंड कर देगा। और इतना ही नहीं, रिफंड करने के बाद अब आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। स्टडी आईक्यू अपने खर्चे पर आपको दिल्ली में रखकर अदर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, चाहे वो फूड हो, चाहे रेसिडेंस हो, जिससे आपकी सफलता और भी ज्यादा इंश्योर हो, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस और भी ज्यादा शार्प हो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मानकर चलता हूं मैं इन सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट को इन बैचेस में देखने वाला हूं। इतना ही नहीं, स्टडी आईक्यू के जो ऑप्शनल के बैचेस हैं, अर्थात वो सब्जेक्ट जिसका वेटेज 500 मार्क्स है मेंस के एग्जामिनेशन में, उनके लिए स्पेसिफिक बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। याद रखिए, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो कि होना भी चाहिए, रीजन इज कि ये वो सब्जेक्ट है जिसका यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे खासा इंपैक्ट है। 30 से 35 क्वेश्चंस जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, वो आपके लिए होंगे बेहद ही आसान, बिकॉज आप पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल। याद रखिए कि इन बैचेस में भी क्लासेस जो है वो 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं। 15,999 की कॉस्ट पर आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इन बैचेस में आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के सारे डायमेंशंस की तैयारी कराने वाला हूं। मानकर चलता हूं कि वो सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आने वाले समय में मैं उन सभी एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।